नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम आधुनिक काल की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। पहला है राजनीतिक परिस्थिति। आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका महत्वपूर्ण है। यूँ भारत पर यूरोपीय प्रभाव के गहरा होने की शुरुआत सन 1787 की प्लासी की लड़ाई से ही हो गई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया था। आगे चलकर सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुगल वंश के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः परास्त कर दिया गया और भारतीय शासन व्यवस्था कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे इंग्लैंड की पार्लियामेंट के हाथों में आ गई। इस प्रकार भारत पूर्णतः ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। 1857 ईस्वी की यह क्रांति अंग्रेजों के दमन और भारतीयों में संगठन के अभाव के कारण असफल रही, परंतु इस क्रांति से भारत में आज़ादी के प्रति जो जागरूकता आई, उससे यह क्रांति सामाजिक और राजनीतिक चेतना की प्रतीक बन गई। इस क्रांति से भारतवासियों की विचारधारा में गहरा परिवर्तन हुआ। सन 1857 से पूर्व सारा देश अनेक रजवाड़ों में विभक्त था। प्रत्येक सामंत के यहाँ दरबारी कवि हुआ करते थे और वे श्रृंगार काव्य की रचना करते थे और अपने आश्रयदाता को संतुष्ट किया करते थे। अंग्रेजों ने अनेक रजवाड़ों को हड़प लिया, फलतः राज्याश्रित कवियों की परंपरा समाप्त होने लगी। क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र द्वारा भारतीयों को राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया, किंतु व्यवहार रूप में ऐसा कुछ नहीं हो सका। भारतीयों में इससे असंतोष बढ़ने लगा। अब भारतवासियों को लगने लगा कि अंग्रेज सरकार भारतीयों के हित में कार्य नहीं कर रही है तथा भारतीय सैनिकों के बल पर ही भारत पर शासन कर रही है। आगे चलकर सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आधुनिक साहित्य के प्रादुर्भाव में इन राजनीतिक घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंग्रेजों की आर्थिक नीति से भारत के ग्रामीण लोगों, कृषकों और दस्तकारों का शोषण होने लगा। मुगलकालीन सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजों की पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो गई। परिणामतः कृषकों को एक ओर सरकारी मालगुजारी अदा करनी पड़ती थी, दूसरी ओर महाजन का ऋण चुकाना पड़ता था। इस पर अकाल बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों से स्थिति और भी विकट हो जाती थी। तत्कालीन साहित्यकार भारतेंदु के साहित्य में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अंग्रेजों ने इस देश को लूटा था और यहाँ की व्यापार व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। इसी क्रम में मार्ले मिंटो सुधार सन 1909, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग की घटना 1919, गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 से 22, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 तथा स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 आदि घटनाओं ने भी नव जागरणों और आधुनिक साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया। दूसरा पॉइंट है शैक्षणिक और साहित्यिक परिस्थिति। अंग्रेजों की शिक्षा नीति, यातायात, संचार माध्यमों, प्रेस आदि के विकास की नीति ने भी आधुनिक साहित्य के प्रादुर्भाव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारतीय शिक्षा पद्धति परंपरागत थी, जिसमें आध्यात्मिकता के साथ साथ दर्शन, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, औषधि विज्ञान, काव्यशास्त्र, गणित, व्याकरण आदि विषयों की प्रधानता थी, किंतु मध्यकाल तक आते आते इसमें स्थिरता आ गई। किसी प्रकार की नवीन उद्भावनाओं का विकास नहीं हो रहा था, जबकि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान में आध्यात्मिकता और अलौकिकता के स्थान पर भौतिकता और इहलौकिकता की प्रधानता थी। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात देश की शिक्षा के पश्चिमीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें अंग्रेजों के साथ साथ ईसाई मिशनरियों ने भी व्यापक भूमिका रही। ईसाई मिशनरियों का मूल लक्ष्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था, किंतु धर्म के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और शिक्षा को भी सहजवे प्रसार होने लगा। मिशन के माध्यम से जिन लोगों ने शिक्षा प्रसार का कार्य किया, उनमें डेनिश, केरे, अलेक्जेंडर डफ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। डफ को धर्म प्रचार में तो विशेष सफलता नहीं मिली, किंतु उसके प्रयत्नों से भारत में अनेक अंग्रेजी स्कूल खुल गए। कतिपय अंग्रेजी विद्वानों जैसे केरे, ब्राउन, सेवलिन, स्किनर आदि ने भारतीय भाषाओं में बाइबल के अनुवाद किए और भारतीय धर्म ग्रंथों, पुराणों को भी गद्य में रूपांतरित किया। कंपनी के शासनकाल में भी
कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा सन 1780, बनारस के रेजिडेंट ने बनारस संस्कृत कॉलेज 1791, कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1801 की स्थापना की। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मेकाले ने शिक्षा सुधार हेतु अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जो संस्कृत के विद्यालयों और अरबी फारसी के मदरसों के विरुद्ध था। बेंटिक ने मेकाले के सुझावों को स्वीकार कर लिया, परंतु अरबी फारसी के स्कूलों को दिया जाने वाला अनुदान बंद नहीं किया। इसी समय माध्यमिक शिक्षा और महाविद्यालयी शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। इन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का मूल प्रयोजन अंग्रेजों के लिए पढ़े लिखे बाबू तैयार करना था, किंतु आवश्यकता के अनुसार इन्हीं संस्थाओं के द्वारा यहाँ के अध्यापकों से हिंदी भाषा में भी पाठ्य पुस्तकें, व्याकरण ग्रंथ, कोश आदि लिखने को कहा गया। परिणामतः हिंदी गद्य का विकास होने लगा। प्रेस की स्थापना से विचारों को मुद्रित रूप मिलने लगा। विचारों के प्रसारण की सुविधा हो गई। विभिन्न स्थानों से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। राजा राममोहन राय के सहयोग से 1821 में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक बांग्ला पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ और इसी समय बम्बई से गुजराती प्रेस द्वारा 1822 में बॉम्बे समाचार नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजा राममोहन राय ने 1830 ईस्वी में बंगदूत नाम की पत्रिका की शुरुआत की और हिंदी पत्रों में सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड का प्रकाशन भी कलकत्ता से आरंभ हुआ। बाद में कलकत्ता से ही 1834 में प्रजामित्र और 1854 ईस्वी में समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन भी आरंभ हुआ। इन पत्र पत्रिकाओं ने